हेलो डियर स्टूडेंट्स। होप आपकी तैयारी जो है नीट की अच्छी चल रही होगी, है ना। और आज हम लोग एनाटॉमी पढ़ेंगे। फ्लावरिंग जो प्लांट्स का एनाटॉमी है, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज इसका पहला लेक्चर होगा। और ये जो हम लोग डिकोड एनसीईआरटी लाइंस का जो सीरीज चला रहे हैं, उसमें ये आपका एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे आज जो है। तो लेट्स बिगिन। ना, लाइन बाय लाइन पढ़ने का मकसद ये है, हमें एक एक लाइन को अच्छे से समझना है एनसीईआरटी का, क्योंकि एक एक लाइन जो है बड़ा मीनिंगफुल होता है और बहुत ही जो है कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं। बहुत ऐसे लाइन्स हैं और जहाँ से आपका बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम किया जाते हैं। तो अगर आप बेहतरीन ढंग से अगर आप समझे रहेंगे, तो फिर क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। तो है ना, फर्स्ट लाइन आपका है, यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एंड वेरिएशंस इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है यू कैन वेरी इजीली सी, है ना, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो क्या, द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी एंड वेरिएशंस, जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो है, स्ट्रक्चर में जो समानताएं हैं, और जो वेरिएशंस हैं, जो उसमें विभिन्नताएं हैं, है ना, देख सकते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में, इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, है ना, जो बाहरी जो है मॉर्फोलॉजी है, उसमें आप ये समानताएं और विभिन्नताएं देख सकते हैं, है ना। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी फिर किसका, ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जो भी लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपको बहुत सारे समानताएं और भिन्नताएं भी दिखने को मिलेगा। बोथ, चाहे वो लार्जर ऑर्गेनिज्म प्लांट का हो या फिर वो एनिमल्स का हो, है ना। सिमिलरली, इफ वी वेयर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, इसी तरह से, है ना, अगर, है ना, सिमिलरली मतलब जैसा मॉर्फोलॉजी में देखने को मिला, उसी तरीके का आपको वेरिएशंस इंटरनल स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलेगा। वन also find several similarity as well as differences। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी, है ना, आपको सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस जो है देखने को मिलेगा। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस you to the internal structure and functional organization of higher plant। इस चैप्टर में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, है कि हायर प्लांट में जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, स्ट्रक्चरल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है ना, और वो अलग अलग स्ट्रक्चर का क्या रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। A study of internal structure of plant is called anatomy। ये आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एनाटॉमी कैसे डिफाइन करेंगे, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट्स हैव, है ना, यानी कि इंटरनल का स्ट्रक्चर को अध्ययन को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट्स हैव सेल एज द बेसिक यूनिट। कोई भी प्लांट है ना, तो उसका जो है आपका बेसिक यूनिट क्या होगा, सेल, है ना। तो ये आपका चाहे रूट हो, है ना, स्टेम हो या लीफ हो, इसमें अगर कोई भी सेल अगर आप ले लें, है ना, यानी कि बेसिक यूनिट ये सेल है। ये सेल मिलकर ही आपका ये ऑर्गेन बनाएगा। ये आपका बेसिक यूनिट इसका सेल है ना। सेल फिर मिल करके आपका टिश्यू बनाएंगे,
और टिश्यूज मिल करके आपका ऑर्गन बनाते हैं। प्लांट में ऑर्गन ही हायर ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, इसके बाद ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम प्लांट में देखने को नहीं मिलता है। वही कह रहा है कि प्लांट्स हैव सेल्स एज द बेसिक यूनिट। सेल आपका जो है ये बेसिक यूनिट है ना। सबसे लोएस्ट अगर देखा जाए इसमें से तो सेल ही है जो है ना आपका बेसिक यूनिट की तरह काम करता है। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज। सेल्स जो है बहुत सारे सेल्स अगर आप ले लेंगे है ना, बहुत सारे आप सेल्स ले लेंगे, ये आपका टिश्यू बनाएगा और फिर बहुत सारे टिश्यू मिल करके आपका ऑर्गन बनाता है into tissue, and in turn the tissues are organized into organs। प्लांट में ये हायर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। ऑर्गन जो है आपका हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल इन प्लांट। प्लांट में जो है ऑर्गन आपका हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेवल है, इसमें ऑर्गन सिस्टम है ना या फिर इस तरह का जो है ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। अब ऑर्गन में भी जनरली है ना आपका रूट हो गया, लीफ है, स्टेम है ना, फ्लावर है, ये सब जो है आपका एक तरह का ऑर्गन है। डिफरेंट ऑर्गन्स इन द प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की जो है बात करें तो अलग अलग ऑर्गन जो है आपका है ना अलग अलग जो है स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर शो करता है। Within angiosperms, the monocots and dicots are also seen to be anatomically different, है ना। अब जैसे एल्गी का अलग इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ब्रायोफाइटा का अलग होगा, टेरिडोफाइटा का अलग होगा, जिम्नोस्पर्म का अलग होगा और एंजियोस्पर्म का है ना उस सबसे अलग होगा। बट एंजियोस्पर्म में भी अगर हम बात करें है ना, इसकी बात करें तो इसमें अभी आपका डाइकोट और मोनोकोट होते हैं। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ये ये आप जो है आपका सिमिलर नहीं होगा है ना, नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं होंगे। तो इसे ही लिखा हुआ है विदिन द एंजियोस्पर्म्स द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर आल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। Internal structures also show adaptation to diverse environment। और जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो भी है ना शो एडेप्टेशन टू द डाइवर्स इन्वायरमेंट। अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें भी एडेप्टेशन देखने को मिलता है, उसमें भी वेरिएशंस देखने को मिलता है। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा उस तरह का इंटरनल स्ट्रक्चर एडेप्ट अपने आप को कर लेता है। अब आते हैं हम लोग द टिश्यू सिस्टम पे। द वी वेयर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। एक्चुअली वी वेयर डिस्कसिंग, तो यहाँ से जो पहले वाले एनसीईआरटी थे वहाँ पे आपका सिंपल टिश्यू की बात किया था, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का चर्चा किया था पुराने एनसीईआरटी में।
वो यहाँ पे आपका है ना, इस अलग से जो है इस चीज का चर्चा किया था, जो कि इसको यहाँ से हटा दिया गया। बट ये जो है सेंटेंस, इसमें चेंजेज जो है नहीं किया गया है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पुराने एनसीईआरटी के अनुसार अगर इसको हम पढ़ते तो यहाँ लिख सकते थे वी वी आर डिस्कसिंग। बट न्यू एनसीईआरटी में इस चीज को हम लोग डीपली अध्ययन या एक तरह से अध्ययन किए ही नहीं है, स्टडी किए ही नहीं या डिस्कस किए ही नहीं। तो फिर यहाँ पे ये वी वी आर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यू, ये तो किए ही नहीं एक तरह से देखा जाए, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है ना। एनटीए को ये सिलेबस ये यूएनसीईआरटी में है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग ये डिस्कस किए नहीं और ये बोल रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग। यस, पुराने एनसीईआरटी में हम लोग डिस्कस वहाँ पे डिस्कस किया गया है, बट न्यू एनसीईआरटी में इसको हटा दिया गया। बट ये इस चीज में सेंटेंस में चेंजेस जो है नहीं किया गया है। तो फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में है ना पढ़ेंगे। पेरेन्काइमा, सिंपल टिश्यू में आपका आएगा पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम लोग पढ़ते हैं जाइलम एंड फ्लोएम जो है, तो इसका थोड़ा बहुत देखेंगे है ना, जहाँ पे इसकी चर्चा होगी कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा का थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो थोड़ा सा एक मन में क्वेश्चंस बने रहता है कि क्या है ये सब जो है। तो थोड़ा बहुत है ना, एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा जानने की जरूरत है। ये आपको चीजों को समझने में हेल्प ही करेगा, नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो जहाँ जरूरत पड़ेगा वहां पे हम लोग इसको चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे। लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यूज वैरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। अब कह रहा है कि टिश्यू जो है वो कैसे वैरी करता है, मतलब कैसे जो है वो बदलता है अलग अलग लोकेशन पे प्लांट के बॉडी में, है ना। मान लीजिए कोई रूट में है, कोई स्टेम में है, कोई लीफ में है, तो कैसे जो है वो टिश्यू में कुछ बदलाव देखने को मिलता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड आल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। कह रहा है कि इसका स्ट्रक्चर भी है, टिश्यू का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है ना, आल्सो भी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। रूट में है तो वो कुछ अलग काम कर रहा है, स्टेम में है तो उसका फंक्शन अलग है। हम्म, तो अलग अलग ऑर्गेन में अलग अलग फंक्शन आपका होगा। इवन लोकेशन जो है आपका डिसाइड करता है कि उस टिश्यू का फंक्शन कैसा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड स्ट्रक्चर के आधार पे देयर आर थ्री टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम्स। These are epidermal tissue system and the ground or fundamental tissue system and the vascular or conducting tissue system। तो यहाँ पे अगर हम देखा जाए, हम्म, तो आपका टिश्यू सिस्टम यहाँ पे अगर हम देखें, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, है ना, एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो इसके आधार पे तीन ग्रुप में आपका बांटा गया है टिश्यू सिस्टम को। एक हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा है द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, एंड तीसरा है वास्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट है, तो एपिडर्मल सेल्स हैं, स्टोमाटा है, एंड जो है अपेंडेजेज है ना, रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स। इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल
अपेंडेजेज, है ना, ये चीजें। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये चीजें यहाँ पे लिखा हुआ था, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर कंडक्ट या कंडक्टिंग जो है टिश्यू सिस्टम जो है बनाया गया टिश्यू सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। एपिडर्मल सिस्टम की अगर हम बात करें तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द whole plant body and comprises epidermal जो है cells, stomata and the epidermal appendages, है ना। तो ये क्या कर रहा है, आउटर मोस्ट कवरिंग, है ना। तो जो सेल्स हैं यानी कि जो टिश्यू है आपका, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो या फिर रूट हो, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। और अपेंडेजेज की बात अगर करें तो इसमें हम लोग ट्राइकोम्स एंड हेयर की बात करेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ था, है ना, अपेंडेजेज जो है ये आपका है एपिडर्मल अपेंडेजेज। इसमें आपका रूट हेयर्स एंड ट्राइकोम्स, ट्राइकोम को ही हम लोग स्टेम हेयर बोलेंगे, स्टेम हेयर ट्राइकोम को ही बोलते हैं। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। The epidermis is the outermost layer of the primary plant body. प्राइमरी प्लांट बॉडी जैसे अगर मान लें रूट, स्टेम, लीफ, है ना, ये सब जो बना हुआ है, इसका जो आउटर मोस्ट लेयर होते हैं वो एपिडर्मिस होता है। इट इज मेड ऑफ elongated compactly arranged cells which form a continuous layer, है ना। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए अगर हम स्टेम का कटिंग करें, है ना, स्टेम का अगर इस तरह से कटिंग करें तो यहाँ पर भी आपको समथिंग इस तरह का सेल देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे करके इलोंगेटेड जो है आपको सेल देखने को मिलेगा इस तरीके से, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, इलोंगेटेड है और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ऐसे करके विच फॉर्म द कंटिन्यूअस लेयर, और ये एक कंटिन्यूअस लेयर जो है आपको बनाया। उसी तरह से अगर हम लीफ में देखें तो लीफ में भी समथिंग ऐसा इस तरीके का जो है ना, सेल देखने को मिलेगा। ये एपिडर्मिस है, ये आपका एक तरह से हो गया सेल्स, है ना, ये आपका एपिडर्मिस हो गया। अब एपिडर्मिस ये यूजुअली सिंगल लेयर होता है, ये जनरली क्या होते हैं, सिंगल लेयर होते हैं। कहीं कहीं पे आपका डबल लेयर भी देखने को मिल सकता है, जैसे ऐसे करके ये एक लेयर हो गया, है ना, या फिर मल्टीपल लेयर, जैसे एक और जो है आपका इस तरीके का, इस तरीके का एक और लेयर बन जाए तो इस ऐसे भी देखने को मिलेगा। बट कह रहा है कि यूजुअली, यूजुअली मतलब ज्यादातर केस में आपको सिंगल लेयर्ड ही मिलेगा, ज्यादातर केस में यूजुअली सिंगल लेयर्ड ही मिलेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पे यूजुअली, है ना, सिंगल लेयर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा। एपिडर्मल सेल्स आर पेरेन्काइमेटस, ये जो एपिडर्मिस है वो सेल कैसा होता है, पेरेन्काइमेटस। अब यही पेरेन्काइमेटस क्या होता है, कोलेनकाइमेटस क्या होता है, एस्टेरेनकाइमेटस क्या होता है, ये सिंपल टिश्यू है। इसे थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ेगा क्योंकि पेरेन्काइमेटस वर्ड बोल दिया गया, लेकिन पेरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, एस्टेरेनकाइमा क्या है, ये हमारी, है ना, इस चीज को हम लोग पढ़े नहीं है। तो पेरेन्काइमा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, सिंपल टिश्यू के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो ये क्या क्या बोल रहा है, ये पेरेन्काइमेटस होता है, पेरेन्काइमेटस
होता है, यानी पैरेन्काइमा सेल का बना होता है, यानी पैरेन्काइमा जो आपका लिविंग सेल होता है। और तो पैरेन्काइमा को देखेंगे हम लोग, पैरेन्काइमा सेल क्या होता है, बट इसके आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, तो इसमें क्या है आपका, साइटोप्लाज्म का अमाउंट जो है वो थोड़ा सा है, लाइनिंग द सेल वॉल, और ये जो साइटोप्लाज्म है वो सेल वॉल के मतलब से सटा सटा है। एंड लार्ज वैक्यूल, जैसे मान लेते हैं कि ये अगर हम यहाँ पर देखें, इस सेल को देखें, तो ये आपका एपिडर्मिस का सेल है ना। एपिडर्मल सेल है ये, है ना, और ये किसका बना हुआ है, पेरेन्काइमेटस है। पेरेन्काइमेटस क्या होता है, पेरेन्काइमा सेल क्या होता है, हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपका देख लीजिए सेल है ना, और ये वैक्यूल है, ये जो अंदर में इस तरह से बना हुआ बड़ा सा एक वैक्यूल है। और इधर आपका न्यूक्लियस है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म ऐसा है, लग रहा है कि ये सेल वॉल जो है ना, ये चारों तरफ एक लाइनिंग बनाए हुआ है, सेल वॉल के चारों तरफ एक लाइनिंग बनाया हुआ है। तो और क्लोरोप्लास्ट आपका यहाँ पर अब्सेंट होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एपिडर्मल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और इसके बाहर में ये एक क्यूटिकल का लेयर होता है, क्यूटिकल का एक जो है लेयर होता है ना। बट ये क्यूटिकल कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लीफ में, है ना। ये प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर में, वो लीफ में आपको मिलेगा। एंड स्टेम में आपको ये एब्सेंट प्रेजेंट रहता है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट आपका प्रेजेंट रहता है। बट एब्सेंट इन द रूट एपिडर्मिस, रूट एपिडर्मिस में, या इसको एपिब्लेमा भी बोलते हैं, या पीलीफेरस लेयर भी बोलते हैं, या राइजोडर्मिस भी बोलते हैं एपिडर्मिस को। ये वहां पर अब्सेंट होता है, क्यूटिकल वहां पे अब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है रूट एपिडर्मिस में, है ना। रूट एपिडर्मिस में क्यों अब्सेंट है, क्योंकि वहां पे गैसियस एक्सचेंज होना रहता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होना रहता है, और क्यूटिकल एक वैक्सी जो है सब्सटेंस से बना होता है। तो इसीलिए वाटर जो है रूट जो है एब्जॉर्व नहीं कर पाएगा अगर क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है तो, इसीलिए वहां पे अब्सेंट होता है, बाकी आपका प्रेजेंट है, बाकी जगह पे स्टेम और लीफ में जो है आपका प्रेजेंट है। एक क्यूटिकल का फंक्शन क्या है, क्यूटिकल का क्या है फंक्शन, इट रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन कम होगा ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन का मतलब वाटर जो है वेपर बन के उड़ जाना, है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो यहाँ पे रेगुलेट द ट्रांसपिरेशन, वाटर के ट्रांसपिरेशन को यहाँ पे रोकेगा। अगर क्यूटिकल नहीं रहेगा तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, क्यूटिकल अगर है तो ट्रांसपिरेशन थोड़ा सा कम होगा। अब कह रहा है कि प्रोटेक्टिव भी है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस भी इसके क्यूटिकल के आ, से इंटर नहीं कर पाएगा सेल के अंदर, जो है उसकी एंट्री को भी ये रोकता है। तो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरसेज भी होते हैं। और ये पॉलीमर ऑफ क्यूटिन, क्यूटिकल जो है एक क्यूटिन है जो आपका वैक्सी सब्सटेंस है ना। तो पॉलीमर ऑफ क्यूटिन है एंड क्यूटिकुलर वैक्सेज, तो ये इसका जो है बना होता है, थिक लेयर होता है ये, है ना। और प्रिवेंट वाटर लॉस, तो ये सारे जो है आपका क्यूटिकल का फंक्शन है। और ये एपिडर्मिस के ऊपर में प्रेजेंट होता है, लीफ ओनली, लीफ एंड स्टेम के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, और रूट में ये आपका अब्सेंट होता है।
अब आगे हम लोग देखते हैं, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज कवर्ड, है ना, ऑफन कवर्ड विथ अ वैक्सी थिक लेयर। वैक्सी थिक लेयर जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस को ये रोकता है। क्यूटिकल इज absent इन रूट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्यूटिकल जो है आपका, वो रूट में नहीं होता है, बाकी लीफ में और स्टेम के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। तो ये तो था एपिडर्मल सेल के बारे में, क्यूटिकल के बारे में थोड़ा चर्चा किए, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये रूट रहता, जैसे यहाँ पे अगर हम रूट बनाते हैं, ये रूट का एपिडर्मिस होता सपोज दैट, और यहाँ पे आपका क्यूटिकल प्रेजेंट होता, यहाँ पे आपका क्यूटिकल प्रेजेंट होता, है ना, ऐसे करके क्यूटिकल प्रेजेंट होता, ऐसे ऐसे आपका क्यूटिकल होता, तो वाटर की एंट्री को ये रोकता, ये H2O जो है वो इसके थ्रू, है ना, रूट के अंदर वो नहीं जाता, ये रूट के अंदर नहीं जा पाता, इसीलिए रूट में क्यूटिकल आपका absent है। और गैसियस एक्सचेंज भी मान लेते हैं, CO2 हो गया या, है ना, ऑक्सीजन है, इसके अंदर जो है ये एक्सचेंज नहीं हो पाता, अंदर बाहर जो है नहीं जा पाता, क्योंकि जो रूट है आपका, वो रेस्पिरेशन भी करेगा अपना, है ना, रेस्पिरेशन भी करेगा। तो रेस्पिरेशन करने के लिए चाहिए कुछ जो है आपका स्पेस, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज जो है आपका हो पाए। तो रेस्पिरेशन तो आपका जो है कराता है, जैसे ये लीफ है, मान लेते हैं ऐसे करके ये लीफ है, तो यहाँ पे आपका एस्टोमाटा प्रेजेंट होता है ना, एस्टोमाटा आपका प्रेजेंट होता है, बीच बीच में एस्टोमाटा प्रेजेंट होता है, तो इसके थ्रू जो है आपका गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन जो है इसके अंदर जाएगा और रेस्पिरेशन ये कर लेगा। स्टेम में जो है आपका लेंटिसेल प्रेजेंट होते हैं, स्टेम में जो है बीच बीच में लेंटिसेल जो है आपका ऐसे करके प्रेजेंट होता है ना, ऐसे करके आपका लेंटिसेल्स होते हैं। यहाँ पे आपका पेरेन्काइमा का सेल्स होंगे, है ना, ऐसे करके, और ये गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा ऐसे करके, ऑक्सीजन जो है आपका इधर चला जाएगा और CO2 आपका बाहर आ जाएगा। तो ये आपका हो गया लेंटिसेल, है ना, कहाँ पे, स्टेम में ये प्रेजेंट होता है, और ये गैस आपका अंदर चला जाएगा, और ये, है ना, ये बाहर का पार्ट लिविंग होता है, बाहर का जो लेयर है, आउटर लेयर लिविंग होता है, बाकी जो इनर पार्ट होते हैं वो आपका डेड होता है, ये वाला पार्ट जो है एक तरह से देखा जाए तो, है ना, डेड होंगे। इसको जो है ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ बाहर के लेयर का ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वो इतना लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं हर जगह, आपको लेंटिसेल्स प्रेजेंट होता है स्टेम में, वो स्टेम के बाहर में जो आपका लेयर है वो उसमें थोड़ा थोड़ा आपको फटा फटा चीजें जो देखने को मिलता है, वो सब लेंटिसेल्स हैं, उसके थ्रू एक्सचेंज जाएंगे और ये यहाँ से जाएंगे, है ना। इसी तरीके से दूसरा लेंटिसेल्स होंगे, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ जाएंगे, और ये पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, ये आप यहाँ से डिफ्यूज कर जाएगा, है ना, यहाँ से डिफ्यूज इधर करेगा, ऑक्सीजन जो है आपका यहाँ से ऑक्सीजन गया ऐसे करके, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर ऐसे करके डिफ्यूज करेगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, वो इधर करा देगा, फिर इधर से डिफ्यूज हो जाएगा। तो जितना भी लिविंग्स आपका आउटर लिविंग पार्ट है, वो ऑक्सीजन यहाँ पे रेस्पिरेशन कर लेता है, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और फिर CO2 बाहर आ जाएगा जो है। तो रूट स्टेम में तो आपका लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, रेस्पिरेशन के लिए
गैसियस एक्सचेंज के लिए। और ये आपका लीफ है, तो लीफ में आपका एस्टोमाटा प्रेजेंट होता है ना। इसके थ्रू जो है एस्टोमाटा जो है आपका प्रेजेंट है, और इसके थ्रू जो है आपका CO2 और CO2 आपका मान लीजिए अंदर आएगा, और जो है ऑक्सीजन जो है CO2 आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा रेस्पिरेशन में, है ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बट जो आपका रूट होता है वहाँ पे ना स्टोमाटा होते हैं और ना ही जो है आपका लेंटिसिल्स है। तो उस जगह पे, है ना, इस तरह का मान लेते हैं रूट है आपका प्रेजेंट है ऐसे करके। यहाँ पर जो सेल आपका प्रेजेंट है, ये सेल जो आपका प्रेजेंट है ऐसे करके, है ना, ये आपका रूट है। अगर इस पे एपिडर्मिस रहता, ये क्यूटिकल रहता, तो फिर गैसियस एक्सचेंज जो है नहीं हो पाता, है ना। यहाँ पे डायरेक्ट सेल के थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। एपिडर्मिस सेल जो है डायरेक्ट जो है उसके थ्रू जो है डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यूटिकल absent है। वाटर भी एब्जॉर्प्शन करना होगा, तो वाटर भी ये एब्जॉर्ब कर लेगा जो है। ये दोनों फंक्शंस जो है करवाता है रूट के अंदर। और यहाँ पे गैसियस सेक्शन हो गए तो जमीन मिट्टी के अंदर कैसे होंगे जो है, मिट्टी के अंदर जो है सॉइल पार्टिकल्स आपके होते हैं, है ना। जो सॉइल पार्टिकल होंगे वहाँ पे एयर पॉकेट्स होंगे, यहाँ पे जो है स्पेस प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये हम मान लेते हैं कि आपका सॉइल पार्टिकल है। यहाँ पे आपका एयर पॉकेट भरा रहता है, एयर पॉकेट आपका इस मिट्टी के अंदर रहते हैं, यहाँ पे एयर प्रेजेंट रहेगा। और ये एयर जो है हेल्प करता है रूट पे रेस्पिरेशन करने में। और जहाँ जहाँ मान लेते हैं कि एयर स्पेस में मान लीजिए वाटर भर गया, वाटर बॉडी में अगर ये प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे न्यूमेटोफोर जो है का फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग अ, शायद मॉर्फोलॉजी में इसका जिक्र नहीं किया गया था, रूट मॉडिफिकेशन का ये पार्ट है। उसमें क्या है कि ये न्यूमेटोफोर का फॉर्मेशन होता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताता हूँ। ये यहाँ पे रूट जो है ये समथिंग इस तरीके से रूट है आपका, है ना। इस तरीके से आपका रूट जो है इधर निकला हुआ है, और कुछ जो है वो समथिंग ऐसा करके बाहर निकल जाते हैं, है ना। कुछ रूट जो है समथिंग ऐसे करके ये आपका स्टेम है, कुछ रूट ऐसे करके निकलते हैं रेस्पिरेशन कर लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उसके, है ना, एयर जो स्पेस है या एयर पॉकेट है वहाँ पे क्या भर जाएगा आपका H2O चला जाएगा, है ना। यहाँ पे जो है वाटर भर जाएगा। यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो एयर ना रह करके जो है ये वाटर हर जगह हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका वाटर पूरा हो गया, तो यहाँ पे आपका नो एयर है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये न्यूमेटोफोर का फॉर्मेशन होता है, जो आपका ये बाहर आएंगे, है ना। ये आपका न्यूमेटोफोर है, ये आपका न्यूमेटोफोर है ना। राइजोफोरा प्लांट में ये राइजोफोरा का मतलब स्टेम है, ये आपका न्यूमेटोफोर है ना। इसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है ना। तो ये आपका न्यूमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं, जो आपका मार्सी रीजन में या दलदली रीजन में जहाँ पे पानी आपका जमा रहता है सॉइल में, तो वहाँ पे या जो मार्सी रीजन में जहाँ पे पानी का जमा पूरा भरा हुआ रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं, जो एयर पॉकेट होते हैं उसमें वाटर इंटर कर जाता है, और जिसकी वजह से गैस वहां से बाहर आ जाएंगे, मतलब एयर बाहर निकल जाएंगे।
तो फिर एयर का एक्सचेंज जो है दिक्कत होती है, रूट को जो रेस्पिरेशन करने में हेल्प होती है। तो फिर इस तरीके से मॉडिफाइड रूट जो है बाहर निकलते हैं न्यूमेटोफोर के रूप में, और वो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। हाँ, तो चर्चा कर रहे थे कि एपिडर्मिस है ना के ऊपर क्यूटिकल नहीं रहता है। क्यूटिकल रहता है तो फिर ये गैसियस एक्सचेंज या वाटर का एंट्री को वो रोक देता और नहीं होने देता। तो खैर इसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लिए। तो ये क्यूटिकल क्यों एब्सेंट है इसको हमको समझना था, ये हम समझे। स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, है ना। तो ये एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। और यंग जो आपका टेम है वहां पे भी फ्यू स्टोमाटा देखने को मिलता है। वो आगे लिखा हुआ है ना, इसकी चर्चा आगे लिखा हुआ है कि फ्यू स्टोमाटा आपको यंग जो है ग्रीन स्टेम जो होते हैं वहां पर भी देखने को मिलता है। बट स्टोमाटा आपका मेनली जो है लीव्स में ही देखने को मिलेगा। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ये आपका गैसियस एक्सचेंज को जो है या ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करता है, यानी कि समथिंग ये स्टोमाटा है आपका ना, ये आपका स्टोमाटा है। ये एपिडर्मिस सेल है, ये आपका एपिडर्मिस सेल है ये सब। और ये आपका का सब्सिडरी सेल होते हैं। ये एपिडर्मिस सेल ही मॉडिफाई करके सब्सिडरी सेल का फॉर्मेशन कराता है। ये एक प्रकार का एपिडर्मल सेल ही है जो थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाता है स्ट्रक्चर में, और ये गार्ड सेल को चारों तरफ से ऐसे कवर किए हुए रहता है, प्रोटेक्ट किए हुए रहता है। और ये आपका गार्ड सेल है, ये जो है आपका गार्ड सेल है, ये बीन शेप्ड का स्ट्रक्चर है। ये आपका है ना गार्ड सेल है, या फिर इसको किडनी शेप भी बोल सकते हैं। और ये जो वाइट पोर्शन है ये अपर्चर है आपका, है ना, ये चीजें अपर्चर है। तो ये तो हो गया आपका जब सरफेस पे आप देखेंगे तो समथिंग ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर उसको हम एपिडर्मिस पे समथिंग ऐसा बनाएं, ये आपका एपिडर्मल सेल है, ये आपका एपिडर्मल सेल है ऐसे करके, और समथिंग इस तरह का गार्ड सेल आपका प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। फिर से यहाँ पे एपिडर्मिस आपका होगा, इसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, इसके थ्रू जो है वो गैसियस एक्सचेंज करता है ना, गैसियस एक्सचेंज। ये आपका स्टोमाटा है, ये क्या है आपका स्टोमाटा। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ईच स्टोमाटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स, है ना। हर एक स्टोमाटा में दो बीन शेप्ड जो है आपका सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग गार्ड सेल कहते हैं। विच इंक्लोज स्टोमेटल पोर्स, और ये स्टोमेटल पोर को चारों तरफ से कवर किए हुए रखता है। इन ग्रासेज द गार्ड सेल आर डम्बेल सेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। गार्ड सेल जो है वो मोनोकॉट में, है ना, ग्रासेज में, ये ग्रासेज में क्या होता है, गार्ड सेल डम्बेल शेप्ड होते हैं। और सिंपली जो है डाइकोट में जो आपको देखने को मिलेंगे ज्यादातर, वो आपका बीन शेप्ड देखने को मिलता है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल away from the stomatal pore are thin, and inner walls towards the stomatal pore are highly thickened। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉल होते हैं बाहर के साइड में, ये ये बाहर साइड में पतला होते हैं,
है ना, ये बाहर साइड में एक पतला में होंगे, और ये पोर है, स्टोमेटल पोर है, उस साइड में ये मोटा होता है, उस साइड में ये मोटा मोटा होता है। तो समथिंग अगर हम ये दो किडनी शेप ऐसे करके बनाए, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, तो ये आपका थिन होगा, ये जो मेम्ब्रेन होगा वो थिन है ना। बट ये जो अंदर वाला पार्ट है ये आपका थिक है ना, ये आपका थिक ठीक है। ये, या फिर आप ये वाला बोल, और फिर ये आपका थिन है, और ये अपर्चर था स्टोमेटल का जो पोर है, स्टोमेटल पोर है ये। तो इसके जस्ट टुवार्ड्स द स्टोमेटल पोर, तो टुवार्ड्स द स्टोमेटल पोर इसके नजदीक वाला ये होगा, है ना, ये आपका ठीक है। और इससे अबे ये दूर है आपका, ये आपका थिन होगा, है ना। और जो इसके नजदीक में है वो थिक है जो। तो ये चीजें यहाँ पे चर्चा किया गया। इवन आप डंबल शेप का देखेंगे तो यहाँ भी जो स्टोमेटल पोर है, ये वाला स्टोमेटल पोर है ये, ना, इसके साइड वाले जो है वो थिक है ना, और बाहर वाले जो है वो थोड़ा सा थिन है। द आउटर वॉल, है ना, ऑफ द गार्ड सेल्स, ये आप समझ गए होंगे, अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर से यानी कि जो दूर है वो आपका थिन है। एंड द इनर वॉल जो टुवार्ड्स द स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल पोर से जो एकदम लगा हुआ है, वो आपका हाईली थिकेंड होता है। गार्ड सेल्स पोजेज क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है, तो इसमें आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है ना, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो और क्यूटिकल जो है आपका रूट में एब्सेंट है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनेगा। अब आगे है कि गार्ड सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट तो होता ही है, एंड क्या करता है, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और गार्ड सेल क्या करेगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को रेगुलेट करता है। अब ये कैसे रेगुलेट करेगा, है ना, तो वाटर का एंट्री जो सब्सिडरी सेल है ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ये आपका, है ना, ये आपका गार्ड सेल है, ये आपका गार्ड सेल है, गार्ड सेल है, और ये आपका सब्सिडरी सेल है ना, ये आपका कौन सा सेल है, सब्सिडरी सेल है, ये जो है आपका दोनों सब्सिडरी सेल है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्सिडरी सेल से वाटर का एंट्री जो है आपका गार्ड सेल में हो रहा है। जब एंट्री होगा तो स्टोमाटा ओपन होगा, है ना, क्यों, क्योंकि एंट्री होने से आपका ये गार्ड सेल टर्जिट हो जाता है, सोलन हो जाता है, और सोलन होने की वजह से स्टोमाटा आपका ओपन हो जाता है। लेकिन जब वाटर गार्ड सेल से बाहर निकल जाएंगे, गार्ड सेल से आपका वाटर बाहर निकल जाएंगे, है ना, तो फिर ये आपका गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, तो फिर जो आपका स्टोमाटा क्लोज्ड हो जाएगा। तो वाटर अगर गार्ड सेल में गया तो स्टोमाटा ओपन, वाटर बाहर निकल गया तो स्टोमाटा क्लोज्ड हो जाता है ना, क्योंकि फ्लैसिड हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे तो चिपक जाएंगे आपस में, तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएंगे, और जैसे वाटर जाएगा फिर वो अपना प्रॉपर शेप लेंगे, है ना, तो फिर से वो ओपनिंग आपका खुल जाएगा, स्टोमेटल पोर आपका ये खुल जाएगा, यहाँ पे जो है खुल जाएगा।
तो आगे जो है हम लोग देखते हैं फिर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in shape and size and are known as subsidiary cell. तो समटाइम्स हो भी सकता है स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं, है ना, और नहीं भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे समटाइम्स लिखा हुआ है ना। यहाँ पे ऑलवेज जैसे स्टेटमेंट देगा तो वहाँ पे ऑलवेज कर सकता है या फिर समटाइम्स है, तो सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस करके आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कह रहा है समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल, ये जो सब्सिडरी सेल है वो एक प्रकार का एपिडर्मल सेल ही है, बट ये स्पेशलाइज्ड है ना, ये भी ध्यान रखना है ना। थोड़ा सा हमें कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं, रीडिंग दे रहे हैं, तो थोड़ा वहाँ पे रुक के पढ़ना है। जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं या इवन सेकेंड टाइम भी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी एक बार रीडिंग देने से 100% समझ नहीं आती है चीज़ें जो है। और बहुत फास्ट भी नहीं पढ़ना है, रुक करके एक एक लाइन पे हमें एम्फेसाइज करना है कि कहना क्या चाह रहा है ना, इसका मीनिंग को समझना है। अब जैसे सम टाइम लिखा हुआ है, उसमें हम अगर रिपीटली पढ़ेंगे तो ये भूल जाएंगे और सिंपली कह देंगे कि हाँ ऑलवेज जो है सब्सिडियल होता ही होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है जो। तो समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी, विसिनिटी मतलब होता है उसके बगल वाला, है ना, विसिनिटी मतलब होता है बगल वाला सेल। तो विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स जो होते हैं, यानी कि जो गार्ड सेल है इसके जो बगल वाला आपका ये है ना सेल है, ये बिकम स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, एक स्पेशल तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं इन देयर शेप एंड साइज एंड आर नोन एज सब्सिडरी सेल, है ना। तो ये इस तरीके से एक मॉडिफाइड सेल है जिसको हम लोग सब्सिडरी सेल बोलते हैं, और ये गार्ड सेल को प्रोटेक्शन करवाने में हेल्प करता है। द स्टोमेटल अपर्चर, है ना, ये जो आपका स्टोमेटल अपर्चर है, या इसको पोर बोलें या अपर्चर बोलें, बात जो है एक ही है ना, बात जो है आपका एक ही है। द स्टोमेटल अपर्चर एंड गार्ड सेल्स, है ना, और ये आपका गार्ड सेल्स एंड द सब सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स, और जो आपका ये सब्सिडरी सेल है, ये सब तीनों मिल करके बनाता है आपका स्टोमेटल apparatus, है ना। तो कौन कौन हो गया आपका, आपका ये हो गया सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, और ये आपका गार्ड सेल, और ये आपका स्टोमेटल पोर, है ना, स्टोमेटल जो है पोर, ये तीनों मिलके बनाता है आपका स्टोमेटल apparatus, है ना। ये क्या बनाया आपका स्टोमेटल apparatus। तो पूछा जाएगा कि स्टोमेटल apparatus में कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो सब्सिडरी सेल है, क्या है सब्सिडरी सेल, और गार्ड सेल आपका है, और क्या आएगा स्टोमेटल पोर आएगा, है ना, क्या आएगा स्टोमेटल पोर, तीनों मिलकर के आपका स्टोमेटल apparatus बनाता है। और यहाँ पे आपका फिगर में स्पष्ट लिखा हुआ है डायग्रामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टोमाटा विथ बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, है ना। यहाँ पे ए वाला में बीन शेप्ड गार्ड सेल है, ये जो गार्ड सेल है आपका कैसा है, वो बीन शेप है या किडनी शेप है। और बी में जो आपका स्टोमाटा है यहाँ पे ये डम्बल, डम्बल शेप जो है आपका प्रेजेंट है, जो है ये डम्बल जो है शेप ऑफ द गार्ड सेल, जो कि आपको ग्रासेज में देखने को मिलता है। और आगे जो है हम लोग देखते हैं द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। तो जो एपिडर्मिस होते हैं वो नंबर्स ऑफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उस पे, है ना। द रूट हेयर्स
अब कहते हैं रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ये मॉर्फोलॉजी में भी हम लोग पढ़े थे, जो रूट हेयर होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स होते हैं और वो इलोंगेट हो जाते हैं एंड हेल्प्स, है ना, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो रूट हेयर मान लेते हैं कि ये आपका, ये है ना, एपिडर्मल सेल ऐसे करके इसी में से कोई इस तरह से जो है इलोंगेट हो जाएगा, ऐसे करके जो है इलोंगेट हो जाता है। तो ये इलोंगेशन आपको, है ना, ऐसे करके ये इलोंगेट हो गया, ऐसे करके इलोंगेट हो गया, एपिडर्मल सेल है ये, और ये ऐसे करके समथिंग जो है इलोंगेट हो गया। तो ये एक ही सेल है ना, ये जो है पूरा एक ही सेल है। ये रूट आपका हेयर है, यूनिसेलुलर, कैसा है, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का बना हुआ है, सिर्फ इलोंगेट हो गया, सिर्फ क्या हो गया है, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर जो है, मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन ऐसे करके एक्सटेंड हो गया बाहर की ओर, है ना, ऐसे करके, बट ये है एक ही सेल। हाँ, तो कह रहा है यूनिसेलुलर इलोंगेशन है एपिडर्मल सेल का, है ना, यूनिसेलुलर एपिडर्मल सेल हो गया आपका, ये एपिडर्मल सेल है जो है, एंड इसका काम क्या है, तो ये वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, क्या करेगा, वाटर मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करता है ना। ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। तो अगर हम स्टेम की बात करें तो वहाँ पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होता है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकोम्स। तो स्टेम हेयर बोलें या फिर उसको ट्राइकोम्स बोलें, बात जो है एक ही है। बट यहाँ पे ट्राइकोम्स का क्या फीचर्स है, ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। बट यहाँ पे जो होता है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, एक सेल का नहीं, एक से ज़्यादा सेल का बना होता है। दे मे बी ब्रांच्ड, और ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, एंड सॉफ्ट और स्टिफ भी हो सकता है, और दे मे इवन बी सेक्रेटरी, और वो कुछ सिक्रेशन भी कर सकता है। ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से अगर कुछ वाटर लॉस हो रहा था तो उसको ये रोकता है। मान लेते हैं कि ये आपका स्टेम है ना, स्टेम पे जो है ये एपिडर्मल सेल है, ये समथिंग कुछ जो है ये मॉडिफाई हो गया, बट ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से ये बना हुआ है ना, ऐसे करके। तो ये आपका मल्टी सेलुलर हो गया, इसको, है ना, फिर ऐसे करके आगे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे करके ये मल्टी सेलुलर है, ऐसे करके मल्टी सेलुलर जो है आपका स्ट्रक्चर जो है बनाया। ये ब्रांच्ड भी है और अनब्रांच्ड भी है, और फिर जो है ऐसे करके, ऐसे करके ये आपका स्टेम हेयर है ना, स्टेम हेयर है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम। और ये देखेंगे तो ये आपका कैसा है, मल्टी सेलुलर। जैसे एक सेल ये हो गया, एक सेल आपका यहाँ पर है, एक सेल यहाँ पर है, एक सेल यहाँ पर है ना, तो ये कैसा है, मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर है। और ये अनब्रांच्ड, ये कैसा है, अनब्रांच्ड, ये देखें तो आपका अनब्रांच्ड है, बट इसकी अगर बात करें तो ये ब्रांच्ड है ना, ये अगर बात करें तो इसमें ब्रांच निकला हुआ है। तो ये चीजें हैं, और कुछ कुछ जो है मान लेते हैं ये एपिडर्मल सेल है, ये आपका, है ना, ये जो है, तो ये जो है आपका बहुत सारे एपिडर्मल सेल्स हैं, हर जगह से नहीं निकलेंगे, कुछ कुछ जो है वो मॉडिफाई करके आपका
ट्राइकोम्स बनाता है। ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर, दे मे बी ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। ये समझ गए। सॉफ्ट एंड स्टिफ भी हो सकता है, मतलब सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, और स्टिफ मतलब थोड़ा सा हार्ड होगा। दे इवन में भी सेक्रेटरी, और कुछ जो है आपका सिक्रेशन का भी काम करेगा, जो है जैसे मान लीजिए यहाँ से कुछ जो है ये चीज़ें बाहर रिलीज करेगा, है ना, यहाँ से जो है ये चीज़ें बाहर रिलीज करेगा, सिक्रेशन का भी काम कर सकता है। द ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, और ये है ना ट्रांसपिरेशन को रोकता है। ट्रांसपिरेशन को क्या करता है, ये रोकता है। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू, है ना। तो अगर हम देखें ग्राउंड टिश्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल टिश्यू माइनस एपिडर्मिस, है ना, एंड वास्कुलर बंडल। इसमें से ऑल टिश्यू में से अगर हम ये है ना माइनस कर दें, एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल को माइनस कर दें, तो जो आपको बचेगा उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड टिश्यू। तो इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे है ना। जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू इक्वल टू ऑल टिश्यू माइनस एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल। तो ग्राउंड टिश्यू अगर हम मान लेते हैं कि ये आपका स्टेम है ना, ये आपका स्टेम है, और ये आपका वास्कुल ये एंडोडर्मिस है। इसके अंदर में मान लेते हैं कि ये आपका वास्कुलर बंडल है, ये आपका फ्लोएम है, ये आपका जाइलम है, फिर ये आपका फ्लोएम है, फिर ये आपका जाइलम है, फिर ये आपका फ्लोएम है, फिर ये आपका जाइलम है ना। तो इस तरीके से प्रेजेंट है। और ये आपका एपिडर्मिस है, ये आपका एपिडर्मिस है। तो वास्कुलर बंडल ये आपका फ्लोएम हो गया, ये आपका फ्लोएम है, और ये आपका जाइलम है। इस दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं वास्कुलर बंडल। इसको बोलते हैं वास्कुलर बंडल। और ये आपका हो गया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, बट इसके अंदर और भी तो टिश्यू होंगे, कॉर्टेक्स है ना। उसी तरीके से आपका है ना, इस तरह से आपका एंडोडर्मिस है, ऐसे करके आपका एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, ऐसे करके फिर आपका पेरीसाइकल है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पेरीसाइकल से जो है आपका प्रेजेंट है, पेरीसाइकल का जो है सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे आपका पीप है ना, कंजक्टिव टिश्यू है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपका सेल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे है ना, ये सब यहाँ पे देखा जाए तो ऑल टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ऑल टिश्यू। और ये आपका एपिडर्मिस है, और ये आपका वास्कुलर बंडल है, ये आपका जो है वास्कुलर बंडल है, यानी फ्लोएम एंड जाइलम। तो ऑल टिश्यू में से अगर हम इसको और इसको हटा दें, बाकी जो भी बचेगा उसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू। तो ये कॉर्टिकल वाला पार्ट हो गया, एंडोडर्मिस है ना, पेरीसाइकल, ये आपका एंडोडर्मिस हो गया।
है ना, ये आपका पेरिसाइकिल हो गया, है ना। तो ये सब चीजें जो हम लोग देखेंगे, पीथ हो गया, है? पीथ आपका मान लेते हैं यहाँ पे, पीथ प्रेजेंट है, मेडुला इसको बोलते हैं। तो ये सब आपको ग्राउंड टिश्यू में आ जाएगा, है ना, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल। तो इसको भी हम लोग जो है देखेंगे और डिटेल में जो है। अब इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू, है ना, आपका उसमें पेरेन्काइमा सेल्स आएंगे, कोलेनकाइमा वाले टिश्यू आएंगे, और स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के जो बने होंगे उसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो पेरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो क्या क्या बनाते हैं यूजुअली, है ना, तो वो आपका कॉर्टेक्स बनाता है, पेरीसाइकिल बनाता है, पीथ बनाता है, मेडुलरी रेज में जो भी सेल्स होंगे वो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, है ना। ये सब रीजन में आपका कॉर्टेक्स में, पेरीसाइकिल में, पीथ में, मेडुलरी रेज में, है ना, ये सभी में आपको पेरेन्काइमेटस सेल देखने को मिलेगा इन द प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स। प्राइमरी स्टेम और रूट के ये सारे रीजन में, कॉर्टेक्स में, पेरीसाइकिल में, पीथ में, मेडुलरी रेज में आपको पेरेन्काइमेटस सेल देखने को मिलता है। In leaves, the ground tissue consists of thin-walled chloroplast containing cells called mesophyll cells। क्योंकि लीफ में आपका कॉर्टेक्स नहीं होता है, एंडोडर्मिस नहीं होता है, पेरिसाइकिल नहीं होता है, मेडुलरी रेज नहीं होता है, पित्त नहीं होता है, तो वहाँ पे जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं वो आपको एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को हटा के तो देखेंगे तो सिर्फ आपको मेजोफिल सेल देखने को मिलेगा, है ना, सिर्फ मेजोफिल सेल देखने को मिलेगा। या तो वो डाइकोट वाले मेजोफिल सेल्स होंगे या फिर मोनोकोट वाले मेजोफिल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा ग्राउंड टिश्यू को और अच्छे से देखें, तो ग्राउंड टिश्यू में जो है आपका देखा जाए तो अगर एपिडर्मिस हटा देते हैं, है ना, एपिडर्मिस अगर आप हटा देते हैं तो क्या क्या बचता है आपके पास, है ना, ये कॉर्टेक्स, ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स आपका आ जाएगा, है ना, पेरीसाइकिल आपका आ जाएगा, पीथ एंड मेडुला आ जाएगा, और इसमें कंजक्टिव टिश्यू भी आपके आएंगे जो है ना। तो ये मेडुलरी रे या पीथ रे बोलेंगे वो भी इसी का पार्ट होंगे, या कंजक्टिव टिश्यू जो है रूट में मिलेंगे वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। कंजक्टिव टिश्यू रूट में मिलेंगे, या फिर पीथ रे या मेडुलरी रे, मेडुलरी रे, वो भी जो है आपका ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट है। अब कॉर्टेक्स में देखें तो कॉर्टेक्स में आपका हाइपोडर्मिस है, वेंट्रल कॉर्टेक्स, जिसको कॉर्टिकल लेयर भी बोलते हैं, इसको कॉर्टिकल, है ना, लेयर बोलते हैं किसको, ग्राउंड जनरल कॉर्टेक्स को, है ना, इसको कॉर्टिकल लेयर भी बोलते हैं। और फिर होता है इंडोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स का जो है थ्री सब जोन होते हैं, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स को कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं यार, एंड इंडोडर्मिस। अब कौन कौन कहाँ प्रेजेंट होता है वो भी चीजें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। डाइकॉट के रूट में एंड मोनोकॉट के रूट में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट नहीं होता है, ये क्या है, अब्सेंट है ना। बट डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम में आपको हाइपोडर्मिस देखने को मिलता है, यहाँ पे कोलेनकाइमा का बना होता है, और ये मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। क्योंकि डाइकॉट स्टेम ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो कोलेनकाइमा जो सेल होते हैं वो थोड़ा मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, बट जितना मैकेनिकल सपोर्ट या जितना स्ट्रॉन्ग स्क्लेरेनकाइमा का सेल होता है उतना कोलेनकाइमा का नहीं होता है।
तो इसको ऐसे याद रखना है कि मोनोकॉट स्टेम थोड़ा आपका वीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग सेल वाला हाइपोडर्मिस चाहिए, तो उसमें स्क्लेरेंकाइमा वाला आ जाता है। और डाइकॉट स्टेम थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें थोड़ा वीक वाला भी हाइपोडर्मिस चलेगा। जो कमजोर है जैसे कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट देता है, बट जितना स्क्लेरेंकाइमा देता है उतना नहीं देता है। तो ये चीजें हैं। बाकी जनरल कॉर्टेक्स में जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे भी देखेंगे। जनरल कॉर्टेक्स आपका पेरेन्काइमा का बना हुआ है, ये भी पेरेन्काइमा का है, हर जगह पेरेन्काइमा का ही बना होते हैं, है ना। और थिन वॉल्ड है, पेरेन्काइमा सेल थिन वॉल होते हैं, कंस्पिकुअस, है ना। इंटरसेलुलर स्पेस आपको देखने को यहाँ मिलेगा, दो सेल के बीच में स्पेस आपको देखने को मिलेगा। और आपका जब हम इंडोडर्मिस की बात करें तो वो भी पेरेन्काइमा का बना होता है ना। और अगर हम स्टेम की बात करें तो वहां पे स्टार्च सीथ इसको बोलते हैं, है ना। वहां पे इसको स्टार्च सीथ बोलते हैं। और जब हम डाइकॉट रूट की बात करें या मोनोकॉट रूट की जो है हम बात करें, तो वहां पे एस्पेरियन स्ट्रिप मिलता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। पेरिसाइकल, है ना, पेरेन्काइमेटस होते हैं रूट में, मोनोकॉट रूट या डाइकॉट रूट हो। और ये स्टेम जो होते हैं, यहाँ पे ये एस्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये क्वेश्चंस बनते हैं कि पेरिसाइकल पेरेन्काइमेटस है तो कहाँ पे रहे, और स्क्लेरेंकाइमेटस है तो कहाँ पे प्रेजेंट। फिर पीथ जो है वो डाइकॉट रूट में बहुत छोटा होता है या नहीं के बराबर होता है। मोनोकॉट रूट में ये लार्ज होते हैं, पीथ वेल डेवलप होते हैं। और जब डाइकॉट स्टेम की बात करेंगे तो वहां पे ये वेल डेवलप है, बट मोनोकॉट में ये, है ना, इनकंस्पिकुअस है या नहीं के बराबर है ना, स्पष्ट दिखेगा ही नहीं जो है ये। तो डाइकॉट रूट में एक तरह से नहीं है या स्मॉल है, और मोनोकॉट में आपका लार्ज है। लेकिन जब स्टेम की बात करें तो वहाँ डाइकॉट में लार्ज है और मोनोकॉट में आपका इनकंस्पिकुअस है या नहीं है। तो ये है थोड़ा ग्राउंड टिश्यू को थोड़ा डिटेल में, है ना, देखने के लिए कि कौन कौन सा इसमें आपका सेल्स यानी कि प्रेजेंट है, कौन कौन सा टिश्यू इसमें आपका इंक्लूडेड है, वो सब चीजें जो है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस का कहीं जिक्र नहीं है और वास्कुलर बंडल का जिक्र नहीं है। बाकी जो भी आएंगे, जो भी पार्ट है, आप इसमें सब इंक्लूड कर दीजिए जो है ना। कोई अगर मिसिंग है तो भी उसको यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये तो मैं एक जस्ट चार्ट बनाया कि उसको छोड़ करके ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलता है ग्राउंड पीस में। तो हम लोग पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड एस्क्लेरेन्काइमा है, उसको थोड़ा समझना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए हर जगह पेरेन्काइमेटस सेल देखने को मिलेगा, एस्क्लेरेन्काइमा लिखा हुआ मिलेगा, कोलेनकाइमा देखने को मिलेगा। उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है कि ये क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल का प्रॉपर्टी क्या है, कैसा होता है, डेड है, लिविंग है। कोलेनकाइमा का डेड है, लिविंग है ना। कैसे ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है ना। पेरेन्काइमा कैसे फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है। स्क्लेरेन्काइमा कैसे जो है आपका मैकेनिकल सपोर्ट दिलाने में काम करता है। ये चीजें थोड़ा सा देखने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट जो है आपका जो लेक्चर होगा या जो वीडियो बनाएंगे, उसमें हम थोड़ा सा इसका जिक्र करेंगे जो है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक जो है रखते हैं, और फिर उसके बाद वास्कुलर टिश्यू जो है दूसरे दिन जो है पढ़ेंगे जो है। तो थैंक्स। आज जो है क्लास